तो लास्ट लेसन में हमने डिस्कस किया था कि वेजेस डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे किस तरह सेट होते हैं ओपन मार्केट में। इन आज की क्लास में वी विल लुक इनटू द वेज डिटर्मिनेशन अंडर द गवर्नमेंट। कई दफ़ा गवर्नमेंट को लगता है कि वेजेस जो मार्केट में चार्ज हो रहे हैं या पे हो रहे हैं दे आर नॉट फेयर। समटाइम्स दे माइट नॉट बी फेयर फॉर द वर्कर्स एंड समटाइम्स दे माइट नॉट बी फेयर फॉर द एम्प्लॉयर्स और फैक्ट्री ओनर्स और ऑफिस होल्डर्स। तो गवर्नमेंट का चूँकि एम होता है दोनों लोगों को प्रोटेक्ट करना है, चाहे एम्प्लॉयर्स हों चाहे वर्कर्स हों, तो फिर अकॉर्डिंगली वेजेस गवर्नमेंट सेट करती है। सो दो मेथड्स होते हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन के थ्रू जो वेज सेट होते हैं, वन इज मिनिमम वेज एंड द अदर वन इज मैक्सिमम वेज। मिनिमम वेज को जब हम डिफाइन करते हैं तो मिनिमम वेज इज सेट बाय द गवर्नमेंट अबव इक्विलिब्रियम। सो मिनिमम वेज इज सेट अबव इक्विलिब्रियम टू सपोर्ट वर्कर्स और मैक्सिमम वेज इज सेट बिलो द इक्विलिब्रियम। अगरचे इनका नाम थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन इनके मीनिंग्स डिफरेंट है। सो मिनिमम से मुराद यहाँ पे मिनिमम लिमिट है जो गवर्नमेंट सेट करती है कि जी कम से कम आप इतना वेज पे करें, इससे ज़्यादा कर सकते हैं, कम नहीं पे कर सकते। और मैक्सिमम वेज मैक्सिमम लिमिट होती है जिससे नीचे तो चार्ज कर सकते हैं, उससे ऊपर चार्ज नहीं कर सकते। ओके, सो इनको हम देख लेते हैं ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले मिनिमम वेज का ग्राफ बना लेते हैं। सो नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई को ड्रॉ करेंगे पहले एंड वी हैव ओरिजिन पॉइंट एक्स पे हमारे पास क्वांटिटी ऑफ लेबर है। दिस इज डिमांड ऑफ लेबर डी एल, डिमांड ऑफ लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर एस एल। जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई मीट करते हैं दिस इज द इक्विलिब्रियम इन लेबर मार्केट और इक्विलिब्रियम वेज रेट मार्केट में डब्ल्यू है। तो वाई एक्सिस पे हम क्या शो करें, वेजेस शो करें। और इक्विलिब्रियम से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो क्वांटिटी हमें मिल जाएगी क्वांटिटी क्यू। तो ये इतने लोग एम्प्लॉयड होंगे, क्यू नंबर ऑफ वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन द इंडस्ट्री। अब अगर गवर्नमेंट को ये लगता है कि ये जो वेज है डब्ल्यू लेट्स से ये लाइक $5 है पर आवर, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं ये फेयर नहीं है, वर्कर्स ज़्यादा काम करते हैं लेकिन उनको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा उस हिसाब से, तो गवर्नमेंट फिर वर्कर्स के लिए मिनिमम लिमिट सेट कर देगी कि कम से कम एम्प्लॉयर्स को बाउंड करेगी कि कम से कम ये वाला वेज पे करें। इसको लेट्स से डब्ल्यू एम का नाम दे देता हूँ मैं। और लेट्स अज्यूम कि ये $7 है। गवर्नमेंट कहती है नहीं कम से कम $7 पे करें वर्कर्स को लाजमी तौर पर। जैसे पाकिस्तान में अगर हम एग्जांपल ले लें तो गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है कि जी 35,000 रुपीज़ पर वर्कर आपको पे करने अगर फुल टाइम वर्कर्स आपने हायर किए हैं तो मीन्स के 35,000 पहले लोगों को नहीं मिल रहा था, गवर्नमेंट ने इसलिए मिनिमम लिमिट सेट की उससे ऊपर। ओके, सो मिनिमम वेज जो है दैट इज डब्ल्यू एम और $7 एज पर दिस ग्राफ। लेकिन अगर आप देखें तो दिस वेज रेट हैज डिस्टोर्टेड द इक्विलिब्रियम पोजीशन इन द मार्केट। अब डिमांड एंड सप्लाई में इक्विलिब्रियम नहीं रहा। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब डिमांड एंड सप्लाई दोनों सेम हो। सो जब वेज रेट डब्ल्यू एम है तो इनका इक्विलिब्रियम डिस्टोर्ट हो गया। अब गैप आ गया ए से बी तक, डिमांड एंड सप्लाई में गैप आ गया। सो ये गैप क्या चीज़ रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा सरप्लस सप्लाई ऑफ लेबर को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब कि ज़्यादा वर्कर्स काम करने के लिए अपने आप को सप्लाई करें लेकिन उनकी उतनी डिमांड नहीं है। डिमांड कितनी होगी, जहाँ पे इस लाइन ने पॉइंट ए पे डिमांड को कट किया, वहाँ से जब परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे तो वर्कर्स की डिमांड इतनी होगी डी तक। जहाँ से सप्लाई को कट किया वहाँ से परपेंडिकुलर करेंगे ड्रॉ तो सप्लाई इतनी होगी। सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। सो ये इतने लोग एक्स्ट्रा हैं जो अपने आप को सप्लाई करें लेकिन उनको डिमांड नहीं किया जा रहा। सो ये शो करेगा अनएम्प्लॉयमेंट को। इस अनएम्प्लॉयमेंट को भी एक ख़ास नाम दिया जाता है। दिस अनएम्प्लॉयमेंट इज नोन एज लाइक क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इस अनएम्प्लॉयमेंट को स्पेशली एक स्पेशल नाम दिया जाता है क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर इसका दूसरा नाम होता है रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट। सो रियल वेज और क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉज्ड बाय government intervention when government sets minimum wage above the equilibrium that causes unemployment of workers. अब इस मिनिमम वेज रेट का फ़ायदा क्या है और प्रॉब्लम्स क्या हैं। प्रॉब्लम तो हमें नज़र आ गई कि अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन इसका बेनिफिट क्या होगा, जिन वर्कर्स को ये मिनिमम वेज मिलता रहेगा और वो जॉब पे भी रहेंगे तो उन लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रिलेटिवली बेटर हो जाएगा और दे विल बी एबल टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन एज वेल एंड दे विल बी एबल टू अफोर्ड बेटर मेडिकल केयर एज वेल। और समटाइम्स ये होता है कि व्हेन वर्कर्स रिसीव हाई वेजेस दे कैन गेट एडिशनल क्वालिफिकेशन और एडिशनल ट्रेनिंग अबाउट द रीसेंट टेक्नोलॉजी एज वेल, तो उनकी एफिशिएंसी भी बेटर होने के चांसेस होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ड्रॉबैक ये कि चूंकि इससे वेज बिल इंक्रीज हो जाता है, एम्प्लॉयर्स के लिए अगर वेज बिल बढ़ेगा उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी
उनके प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाएंगे, तो वो लोग फिर रिलक्टेंट होते हैं ज़्यादा वर्कर्स को हायर करने के लिए। तो ये एक नुकसान हो जाएगा कि बिजनेस के प्रॉफिट्स कम हो सकते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकती है। अच्छा, एक क्वेश्चन एमसीक्यूज में एग्जामिनर अक्सर पूछते हैं कि इस ग्राफ के हिसाब से जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, इसकी वजह से टोटल अनएम्प्लॉयमेंट तो डी से एस तक है, लेकिन इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है या डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट कितनी है इक्विलिब्रियम पोजीशन के हिसाब से। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इनिशियली इतने लोग एम्प्लॉयड थे, अब इतने लोग एम्प्लॉयड होंगे, जहाँ पे डिमांड डिमांड से डिटर्मिन होता है कि कितने लोग एम्प्लॉयड होंगे। ज़ाहिर है जिनको वर्कर्स को डिमांड कर लिया जाएगा उनको ही एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, बाकी अनएम्प्लॉयड होंगे। सो क्यू से डी तक ये जो गैप हमारे पास क्रिएट हुआ है, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट या डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट का एग्जामिनर पूछे तो वो ये वाला गैप होता है क्यू से डी तक, क्योंकि ऑलरेडी इतने लोग एम्प्लॉयड थे, अब इतने लोग एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, क्योंकि ये वो एक्स्ट्रा लोग हैं जो पहले ना तो अवेलेबल थे, क्यू से एस तक ये जो गैप है, और पहले अपने आप को सप्लाई नहीं कर रहे थे, अब अपने आप को सप्लाई करना शुरू किए। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट पहले नहीं थे, बट अब ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट होंगे, लेकिन इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट में ये भी इंक्लूडेड नहीं होंगे। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट या इन डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट जो होगी वो डी से क्यू तक होगी, ये गैप होगा सर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मैक्सिमम वेज आ जाता है, और मैक्सिमम वेज जो है दैट इज सेट बिलो द इक्विलिब्रियम। मैक्सिमम वेज जो होता है, मैक्सिमम वेज इज सेट बिलो द इक्विलिब्रियम, और ये भी ज़ाहिर गवर्नमेंट इंटरवेंशन की वजह से होता है और गवर्नमेंट सेट करती है। मिनिमम मैक्सिमम वेज गवर्नमेंट तब सेट करती है जब ट्रेड यूनियंस जो वर्कर्स की एसोसिएशंस होती हैं वो एम्प्लॉयर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। देखिए सिर्फ वर्कर्स तो नहीं है जिनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा होता है, कई दफ़ा एम्प्लॉयर्स को भी एक्सप्लॉइट किया जा रहा होता है, क्योंकि वर्कर्स जब यूनियंस बना लेते हैं वो भी एम्प्लॉयर्स के साथ फिर ज्यादती करते हैं कि उनको ज़्यादा वेजेस चार्ज करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एम्प्लॉयर्स मजबूर हैं, उन्होंने ट्रेड यूनियन से ही वर्कर्स हायर करने। तो उसको हम ग्राफ पे कैसे इन चीज़ों को प्लॉट करेंगे। अगेन हमारे पास वाई पे वेजेस है, एक्स पे हमने क्वांटिटी ऑफ लेबर लिया है, दिस इज डिमांड ऑफ लेबर, और ये सप्लाई ऑफ लेबर है। जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई दोनों मीट करते हैं पॉइंट ई पे, यहाँ पे हमारे पास इक्विलिब्रियम वेज रेट सेट हो जाता है डब्ल्यू, और इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट हमारे पास सेट हो जाती है क्यू। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये जो वेज रेट है ट्रेड यूनियंस बहुत ज़्यादा चार्ज कर रही हैं, एम्प्लॉयर्स ओवर बर्डन हो रहे हैं, उनका वेज बिल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी। गवर्नमेंट ने चूंकि एम्प्लॉयर्स को भी प्रोटेक्ट करना होता है, तो एम्प्लॉयर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट मैक्सिमम वेज लिमिट सेट कर देगी यहाँ कहीं नीचे, इक्विलिब्रियम से नीचे। ये नाम तो इसका मैक्सिमम वेज है, लेकिन ये होता इक्विलिब्रियम से नीचे, ये जहन में रखें। और मैक्सिमम इसलिए कहते हैं क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स को कहती है कि जी मैक्सिमम इतना पे करें, इससे कम पे कर सकते हैं डब्ल्यू एक्स से, इससे ज़्यादा पे नहीं कर सकते। गवर्नमेंट उनको कहती है मत पे करें लोगों को इससे ज़्यादा। ओके, सो अब इस केस में अगर आप देखें वेज रेट जब डब्ल्यू एक्स है, तो डब्ल्यू एक्स की लाइन जब सप्लाई कर्व को पॉइंट ए पे कट करेगी, तो क्वांटिटी सप्लाई ऑफ लेबर पर कितनी होगी, इतनी होगी, एस का नाम दे देता हूँ। और क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर, यही जो लाइन है, ये जो मैक्सिमम वेज वाली लाइन है, ये वाली ये लाइन जब डिमांड कर्व को कट करेगी पॉइंट बी के ऊपर, तो हमारे पास डिमांड ऑफ लेबर इतनी हो जाएगी। सो अब डिमांड लेबर की ज़्यादा है, सप्लाई कम है। जब डिमांड ज़्यादा हो सप्लाई कम हो, तो इसको हम नाम देते हैं शॉर्टेज का। शॉर्टेज किस चीज़ की शॉर्टेज है, शॉर्टेज ऑफ लेबर है। यहाँ से एस से डी तक या फिर ए से बी तक ये जो गैप क्रिएट हुआ है, ये शॉर्टेज ऑफ लेबर है। मतलब एम्प्लॉयर से चाह रहे हैं कि हमें इन वेजेस पे डब्ल्यू एक्स वेज रेट पे वर्कर्स मिल जाएं, लेकिन वर्कर्स काम करने के लिए विलिंग ही नहीं है, क्योंकि उनको वेजेस कम मिल रहे हैं, जो इक्विलिब्रियम वेज था जितने ऑलरेडी वो ले रहे थे उससे कम मिल रहे हैं। अच्छा, अब मैक्सिमम वेज के फ़ायदे क्या हो सकते हैं और क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मैक्सिमम वेज का सबसे बड़ा फ़ायदा जो हमें नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि प्रोड्यूसर्स का वेज बिल कम हो जाएगा। लाइक वेज बिल, क्योंकि कॉस्ट होती है ना, लेबर की जो कॉस्ट होती है वो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट होती है। सो एम्प्लॉयर्स के लिए जब वेज बिल कम होगा, लाइक वर्कर्स के लिए जो पेमेंट उन्होंने करनी है वो कम होंगी, तो इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। सी ओ पी में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए यूज़ करो। व्हेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेज देन व्हाट हैपेंस इज कि प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस में इंक्रीज, प्रॉफिट जो है बिजनेस के लिए इंक्रीज हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन इसके प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं। प्रॉफिट इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी इसलिए क्योंकि कॉस्ट तो कम हो गई, प्रॉफिट, चूंकि प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अगर टोटल कॉस्ट कम हो रही है तो टोटल रेवेन्यू का हमें नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है उसके साथ। अगर टोटल रेवेन्यू मेंटेन रहेगा या इंक्रीज होगा तो ज़ाहिर टोटल प्रॉफिट बढ़ जाएगा।
अगर ये मेंटेन नहीं रहेगा तो टोटल प्रॉफिट सेम भी रह सकता है, कम भी हो सकता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज या प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम ये होगा कि जो वर्कर्स हैं उनके लिए जब रिवॉर्ड कम होगा, सो मोस्ट ऑफ द वर्कर्स may be reluctant to work efficiently and productively. So as a result, workers' productivity और efficiency may fall. Workers की जब productivity fall करेगी तो इसका नुकसान वर्कर्स को खुद को भी होगा, बिकॉज दे मे लूज देयर जॉब्स। एम्प्लॉयर्स को लगेगा कि अगर वर्कर्स प्रोडक्टिवली काम नहीं कर रहे, एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे, उतना आउटपुट नहीं बना रहे जितना बनाना चाहिए, तो मे बी सम वर्कर्स मे बी मेड रिडंडेंट बाय द एम्प्लॉयर। तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी और इससे लाइक अनएम्प्लॉयमेंट या रिडंडेंसी, जिसे हम नाम दे रहे हैं, रिडंडेंसी भी बढ़ सकती है। और क्योंकि अफोर्ड नहीं करेंगे एम्प्लॉयर्स तो फिर लोगों को रिडंडेंट कर देंगे। मे बी एम्प्लॉयर्स अगर प्रोडक्टिविटी उनकी उतनी भी रहे, सेम भी रहे, फिर भी उनको रिडंडेंट किया जा सकता है। ठीक है, एक होता है लाइक फायरिंग या एक्सपल्शन, जिसमें वर्कर को इसलिए जॉब से ले ऑफ किया जाता है क्योंकि उसकी एफिशिएंसी कम हो गई थी या उसका कोई भी लाइक कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं कर रहा था। और एक होती है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी होता है कि वर्कर्स को अनएम्प्लॉयड किया जाता है, लेकिन नॉट बिकॉज ऑफ द फॉल्ट ऑफ द वर्कर। ठीक है, वर्कर वाज डूइंग वेल, हिज परफॉर्मेंस वाज वेल, ही वाज फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द कंपनी, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी, बट स्टिल ही इज नो मोर नीडेड टू द बिजनेस, तो फिर उसको रिडंडेंट कर दिया जाता है। ठीक है, सो ये मिनिमम और मैक्सिमम वेज रेट का कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग डिस्कस करते हैं इसके अंदर, वेज डिटर्मिनेशन के अंदर।